Assalamualaikum everyone. Today our guest speaker is Usman Tahir. He's a registered immigration consultant who will be providing an insight into the immigration process. Our today's topic is going to be if you are on a visit visa and if you want to gain permanent residency, then what's the process that you can follow? उस्मान जो है वो alumni हैं FAST यूनिवर्सिटी के नेशनल यूनिवर्सिटी के. He completed his MBA from FAST in 2011, and he's currently the owner of Futurix Consulting, which provides immigration services from application process all the way to guiding on any changes that comes, in immigration rules. It is a very complex process, so there are a lot of times that we need somebody, an expert, and that's where Usman's expertise really helps. मैं इससे ज़्यादा उस्मान के बारे में मैं ख्याल है उनको खुद हम मौका देते हैं कि वो अपने बारे में बताएं. So over to you, Usman. Thank you so much sharing. मैं फास्ट से ग्रेजुएट हुआ था 2011 में MBA करके, एंड दैट्स हाउ आई बिकेम alumni ऑफ फास्ट. एंड आप लोगों से साथ इस तरह ही मेरा रिलेशन बना. फिर उसके बाद मैंने जस्ट टू गिव यू लिटिल बैकग्राउंड कि मैंने बैंकिंग सेक्टर को ज्वाइन किया था, जैसा नॉर्मली हर कोई स्टूडेंट पाकिस्तान में जैसा करता है. बट आफ्टर वर्किंग ओवर देयर फॉर सम टाइम मैंने नोट किया कि हमारी एक बहुत ही नीश मार्केट है स्टूडेंट रिक्रूटमेंट की, कि जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जाते हैं, जो बाहर की स्टडीज देख रहे हैं, उनके लिए एडमिशन वगैरह का क्या प्रोसेस है. तो ये मुझे पता लगा, तो वहाँ से फिर मैंने इस मार्केट सेगमेंट को मैंने टारगेट किया. यहाँ पे मुझे फॉर्चुनेटली जॉब मिल गई नेविटास के अंदर, जहाँ पे मैंने एज एन असिस्टेंट मार्केटिंग मैनेजर जॉब की. वहाँ से मैं प्रमोट हो गया एज ए कंट्री हेड फॉर पाकिस्तान, और मैंने लाट्रोब यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया के लिए जॉब की. वहाँ से मैंने अपने फील्ड को और अपना जो मेरा फोकस था वो यही था कि मैंने स्टूडेंट रिक्रूटमेंट को ही देखना है. फिर उसके बाद जॉब करते हुए मेरी PR होगी और मैं कनाडा मूव हो गया. यहाँ पे आके भी मैंने अपना सेम फील्ड ही रखी, इंस्टेड ऑफ के भी मैं अपनी यहाँ पे आके फील्ड को भी चेंज करता. मैंने अपना स्टूडेंट रिक्रूटमेंट और इमिग्रेशन को ही फोकस रखा. और यहाँ पे आके फिर मैंने लॉयर कंपनी में एज ए वॉलंटियर काम किया टू गेट द एक्सपीरियंस कि यहाँ का लॉ क्या है, इसका एक्सपीरियंस क्या है, यहाँ पे कैसे काम होता है. बिकॉज इन पाकिस्तान इट्स डिफरेंट, और हर कंट्री का लॉ जो होता है वो डिफरेंट होता है. तो यहाँ के फिर मैंने इसको किया. फिर उसके साथ ही मैंने RCIC का जो प्रोग्राम होता है उसमें एडमिशन लिया, जो कि 1 ईयर का होता है. उसको मैंने किया प्रोग्राम को कंप्लीट 1 ईयर को, और उसका एग्ज़ाम मैंने दिया 2020 में, एंड ऑफ 2020 में. फिर उसके डॉक्यूमेंट्स. इसका मतलब है एक्सपर्टीज है इस एरिया में, लाइक अ लॉट ऑफ बैकग्राउंड इन स्टूडेंट रिक्रूटिंग, इमिग्रेशन, सो दैट्स प्रीटी गुड. जी बिल्कुल ऐसे ही है इस फील्ड में, क्योंकि काम कर रहा था काफ़ी देर से था, और फॉर्चुनेटली मेरा काम रहा है वो भी बहुत अच्छे सिचुएशंस में करने से रहा है, कि जिस तरह मुझे यहाँ पे सैनिका कॉलेज के अंदर एज ए रिक्रूटमेंट के अंदर जॉब की मैंने यहाँ पे 1.5 ईयर. तो उसकी वजह से भी मैंने बहुत कुछ गेन किया एक्सपीरियंस. और उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब इस टाइम है कि मैं अपने काम को शुरू करूँ. और फॉर द लास्ट कंपनी जो है वो मेरी 2.5 ईयर से काम कर रहा हूँ मैं इमिग्रेशन का, और अब मेरा प्रॉपर ऑफिस सागा में. That's very interesting, क्योंकि you talked about niche market. आप सही कह रहे हैं कि मतलब MBA तो is a very broad field, and by working like in all these areas, these companies, especially जैसे आपने mention किया Seneca College and जो कि educational institution में, then you have hands-on experience के student recruitment कैसे होती है, उनको क्या ज़रूरत होती है, कौन सा visa applications वगैरह, क्या application process उनका होता है. So that's very interesting, So, let's talk about like the different categories जो available होती हैं immigration की. तो एक normal बंदा visit visa, जैसे हमारा specific topic है आज का कि visit visa है या student visa है, कि क्या approach होनी चाहिए कि how to find out कि what's the best category for them to apply. इसका तो ये होता है कि कोई भी जो एप्लीकेंट है उसके लिए तमाम ऑप्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन होती हैं. जिस तरह हम देखते हैं कि MCQs होते हैं, उसके अंदर कई ऑप्शंस आ रही होती हैं, और चारों ऑप्शंस लेट से कि हमें लग रही होती है ठीक है. लेकिन आपको यहाँ पे RCIC की हेल्प पड़ती है कि वो देखता है कि कौन सी ऑप्शन आपके लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है और जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं. तो हम क्योंकि इस बीइंग एन RCIC हम ये केसेस डील करते रहते हैं, हमारा इस तरह के केसेस से वास्ता पड़ता रहता है डेली बेसिस पे, तो हम प्रोफाइल के हिसाब से देख के बंदे को बता देते हैं कि भाई आपके लिए कौन सा ठीक रहेगा.
कि लेट्स से कि अगर प्रोफाइल बंदे की स्टडी किया हुआ है उसने पहले बैचलर्स, और वो आगे से आगे एजुकेशन देख रहा है, मूव होना चाह रहा है कनाडा, तो वो फिर एजुकेशन के ऊपर आ जाए और वहाँ से अपना नेक्स्ट स्टेप करे। या अगर किसी का कोई प्रीवियस वर्किंग एक्सपीरियंस है, उसके पास मास्टर्स है और वो मूव होना चाह रहा है कनाडा, तो फिर हम उसको उसके हवाले से गाइड कर सकते हैं कि वो विजिट के ऊपर आ जाए या वो वर्क के ऊपर आ जाए, या उसके लिए क्या बेस्ट ऑप्शन हो सकती है। तो ये हम उस प्रोफाइल टू प्रोफाइल देख के वेरीफाई करते हैं और हम उसको गाइड करते हैं। I see. So आप मतलब so it really depends on the individual, right? कि वो किस तरह से उसको higher number of points या eligibility points मिल सकते हैं. So what's the process? जैसे कि अगर कोई आपको approach करता है, how do you first of all, like what's the process? How do you determine किस तरह से start कैसे होता है? Do they have to be in Pakistan to approach you? Or is somebody in Canada? Are they approaching you for family members? Right. So right now, as you know, the world has become globalized since True. COVID. Yeah. तो even though the people are like पाकिस्तान में हैं या किसी दुनिया में किसी भी जगह से हैं, अगर वो कांटेक्ट करना चाह रहे हैं किसी दूसरे पर्सन को जो कि अक्रॉस द वर्ल्ड रहता है, सो इट्स वेरी इजी नाउ डेज। इंटरनेट ने हर चीज़ बहुत आसान कर दी है। सिमिलरली जो मेरे साथ या मैंने जो अपना प्रोसेस रखा हुआ है वो भी बहुत ईजी रखा हुआ है। इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट कि आपको ABC करना पड़ेगा या XYZ। इट्स वेरी इजी। आपने सिंपल मेरी वेबसाइट पे आना है, वहाँ पे मैंने ऑटोमेटिकली लिंक्स दिए हुए हैं, सारी डिटेल दी हुई है। आपने आके वहाँ पे इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अगर आप मेरे से बुकिंग कराना चाह रहे हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं, मेरे साथ अपना केस डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो उसके अंदर भी मैंने वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। आप अपना 30 मिनट्स का मेरे साथ अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं, 60 मिनट की अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं अपने टाइमिंग के हिसाब से। और जब आप बुक करते हैं ऑटोमेटिकली आपको वो लिंक चला जाता है जूम का। तो अगर आप पाकिस्तान में हैं या कहीं और जगह पे बैठे हुए हैं और आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहिए, तो वो जूम के थ्रू हम आपस में डिस्कस कर लेंगे। फिर आपके केस के ऊपर हम देख के, आप अपनी मुझे डॉक्यूमेंट्स भिजवा दें, मैं आपके केस को देख के आपको उसके हिसाब से गाइड कर दूंगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए अच्छी है, विजिट अच्छा है, स्टडी अच्छी है, या कौन सा प्रोसेस आपके लिए अच्छा रहेगा जो आप फॉलो करें तो आपके लिए फ्यूचर के अंदर कनाडा आना या कनाडा में रहना आपके लिए और आपकी फैमिली के लिए अच्छा होगा। I see. तो आप बेसिकली उसका इनिशियल एक असेसमेंट करते हैं जिससे आपको पता चलता है कि इसके लिए ज्यादा चांस इस पर्टिकुलर कैटेगरी में होंगे, तो उसके हिसाब से फिर आप उसकी जो है मजीद डॉक्यूमेंटेशन कलेक्ट करना और जो भी प्रोसेस इनिशिएट करना, उसके बाद वो सेकंड स्टेप होता है, बिलीव देन। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि एक स्टूडेंट वीज़ा के डॉक्यूमेंट्स वो डिफरेंट होते हैं एक विजिट वीज़ा से, एक विजिट वीज़ा के डिफरेंट होते हैं एक वर्क से। तो जब तक हम उसकी असेसमेंट नहीं कर सकते हम उसके मतलब कह नहीं सकते। हो सकता है कि एक बंदे को लग रहा हो कि वो स्टडी के लिए बेहतर है या स्टडी पे आना चाह रहा है, लेकिन जब उसकी प्रोफाइल हम असेसमेंट करें तो हो सकता है वो विजिट के लिए इवन फाइन हो जाए। ठीक है, उसके लिए विजिट के ऊपर आना आसान है। तो इसी तरह कि अगर विजिट के ऊपर है कोई देख रहा है तो क्या पता वो वर्क के लिए उसके पास बहुत सी ऑप्शंस इधर हों। तो कोई भी प्रोफाइल किसी भी चीज़ के लिए सूटेबल हो सकती है, और दैट्स हाउ लाइक हम उसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं बंदे पर्सन के लिए। ओके, तो लेट्स टॉक अबाउट द विजिट वीजा। क्या कोई खास एक विजिट वीजा के लिए लाइक डू दे हैव टू हैव फैमिली मेंबर्स, कोई खास मतलब उसके लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए टू जस्ट टू इवन गेट अ विजिट वीजा, कि वो तो नेक्स्ट स्टेप होता है ना कि टू गो टू द परमानेंट रेसिडेंस। तो शुरू बंदा कहाँ से करे, बेसिकली ये क्वेश्चन है। तो विजिट वीज़ा इज लाइक इट्स सेल्फ नेम जो है एक्सप्लेन करता है कि विजिट करने के लिए बेसिकली कनाडा आना चाह रहे हैं, सो दैट्स व्हाई यू अप्लाई बेसिकली। उसके लिए किसी भी पर्सन का कनाडा में रिलेटिव होना या कनाडा के अंदर रिलेशनशिप होना इट्स नॉट नेसेसरी। अगर किसी के कोई रिलेटिव्स होते हैं सो एक एडेड एडवांटेज हो सकता है उनको कि लेट्स से कि ईद है या कोई किस्म के फंक्शन है, शादी का है या कोई बर्थडे है या कोई इस किस्म के सेलिब्रेशन है जो कि फैमिली आपस में करना चाह रही है, तो इसके लिए वो आना चाह रहे हैं, विजिट करना चाह रहे हैं। सो दैट इज़ एन एडवांटेज। अदरवाइज आप कनाडा के अंदर कभी भी विजिट करने के लिए आ सकते हैं, आपको उसके लिए कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं चाहिए होती। आपने बस इंटेंशन ये शो करानी होती है कि आप विजिट करके वापस जाएंगे। ओके, तो फिर वो परमानेंट रेसिडेंस के लिए क्या फिर आने के बाद यही डायरेक्ट अप्लाई हो सकता है, या फिर उसके लिए दे हैव टू गो बैक एंड कंटिन्यू द प्रोसेस? सो बेसिकली जब कोई विजिट के ऊपर आता है द पे पर्पस यही होता है कि वो कनाडा को देखने आया है, वो यहाँ पे वर्क करने नहीं आया। ठीक है, लेकिन अगर बाय चांस उसको कोई ऐसी जॉब ऑप्शन मिल जाती है, जॉब अपॉर्चुनिटी ऐसी नज़र आ जाती है उसको जो कि उसकी प्रोफाइल के साथ होती है, तो ऑफ कोर्स कनाडा ने उसके लिए भी बनाए हुए हैं ऑप्शंस कि आप उसको फॉलो करके अपना जॉब के लिए भी कन्वर्ट कर सकते हैं अपने वीज़ा को, जो कि आपको बाद में लेटर ऑन हेल्प करते हैं आपकी PR के लिए। तो आपका ये देखना होता है कि आपके कौन सी सिचुएशन के ऊपर आए हुए हैं और आपका कौन सा सिचुएशन आपके लिए सूटेबल है। ओके, सो दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। थोड़ा सा इसमें ये भी टच कर लें कि जैसे अगर स्टूडेंट वीजा है,
तो इट्स नॉट विजिट वीजा, लेकिन स्टूडेंट वीजा पे भी बहुत से लोग आते हैं। तो उसमें क्या मतलब प्रोसेस होगा कि अगर कैन स्टूडेंट्स वर्क, जैसे स्टूडेंट वीजा पे तो हमने सुना है कि वर्क भी अलाउ करते हैं, तो एक्सप्लेन दैट अ लिटिल बिट कि हाउ डज दैट वर्क। बिल्कुल ऐसे ही डेफिनेटली आई वुड लाइक टू शेयर दिस इंफॉर्मेशन कि जो स्टूडेंट वीज़ा है उसके अंदर अभी जो करंट पॉलिसी कनाडा की, उसके अंदर स्टूडेंट्स जो है उनको फुल टाइम वर्क अलाउ हुआ है फॉर दिस ईयर दिसंबर 2023 तक। इस दौरान जो है वो अपनी स्टडी के साथ फुल टाइम जॉब कर सकते हैं। अदरवाइज जो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस होता है उसके अंदर ये होता है कि एक स्टूडेंट को पार्ट टाइम जॉब अलाउ होती है अपनी स्टडीज़ के साथ, यानी कि वो 20 आवर्स पर वीक अपनी जॉब कर सकते हैं मैक्स अपनी स्टडीज़ के साथ। लेकिन अभी क्योंकि शॉर्टेज हुई हुई एम्प्लॉयज़ की, तो इसके लिए ही कैनेडियन गवर्नमेंट ने फुल टाइम वर्क अलाउ किया हुआ है। लेकिन क्या होगा कि जब अपनी ये जो जॉब कर रहे हैं वाइल स्टडिंग, ये वाली जॉब इनकी उसकी जो पीआर है उसके लिए काउंट नहीं होगी। ओह जो आई सी। ओके, जो जॉब ये अपनी जो करेंगे हेल्पफुल, उनके फाइनेंशियली हेल्प कर रही है लेकिन नॉट टुवर्ड्स द पीआर। ओके। बिल्कुल, क्योंकि अगर कोई स्टूडेंट आया हुआ है ऑफ कोर्स उसके एक्सपेंडिचर होता है, यहाँ पे रह रहा है, उसका रेंट है, उसका खाना है, उसने घूमना फिरना होता है, ठीक है। तो वो वाले एक्सपेंडिचर वो अपने उन पैसों से पूरे करने के लिए होते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वो अपना यहाँ से वो ये जो जॉब कर रहा है वो उसका फ्यूचर के लिए हेल्पफुल होता है। हाँ, ये है कि उससे एक्सपीरियंस गेन हो जाता है, बट इट्स नॉट लाइक द अदर वे। ओके आई सी। लेकिन फिर फ्यूचर में अगर वो ग्रेजुएट होने के बाद अगर रुकना चाहें तो उसके भी तो chances होते हैं, राइट? दे कैन अप्लाई, लाइक व्हाट वुड, बिल्कुल लाइक यू नो आप यहाँ पे आए पढ़ रहे तो यू स्टार्ट लाइकिंग कनाडा, फिर होता है कि चलो इधर ही जॉब मिल रही है अगर, सो बिल्कुल ऐसा है कि उसके लिए कनाडा के अंदर बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं स्टूडेंट्स को, चाहे किसी भी फील्ड से आए हों। कनाडा जो है वो बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। और स्टूडेंट्स जब अपनी वो एक दफ़ा एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो कनाडा प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी कि भाई जो कुछ उन्होंने कनाडा में पढ़ा है वो उसको अप्लाई भी कर सकें, ताकि जिस जस्ट नोट लाइक आपने थ्योरी पढ़ी हो, ये आपको प्रॉपर वर्क आपने वर्क ऑन हैंड भी करें बल्कि इसको जो कुछ आपने पढ़ा है वो आप अप्लाई करें प्रैक्टिकल लाइफ में, और उससे आपको ज़्यादा नॉलेज आए। तो ये कनाडा बिल्कुल अपॉर्चुनिटी देता है, और इसके लिए आपको कनाडा ऑप्शन देता है कि आपने जितनी टाइम की ड्यूरेशन ऑफ स्टडी की है उतने टाइम का आपको वर्क वीज़ा भी अलाउ करता है। लेट्स से कि अगर आपने 1 ईयर की एजुकेशन ली है तो आपको इसके बाद 1 ईयर का वर्क वीज़ा अप्लाई कर वर्क 1 ईयर का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट आपको दे देगा। लेकिन अगर आपने 2 ईयर्स की स्टडी की है कनाडा में तो उसके बाद आपको 3 ईयर्स का वर्क परमिट की ऑप्शन देता है कि आपको कनाडा अप टू 3 ईयर्स ऑफ वर्क परमिट भी दे देता है बाद में। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर द पीपल कि वो अगर कनाडा आना चाह रहे हैं स्टडी के लिए और यहाँ की एजुकेशन से अपने आप को मुस्तफ़ीद करना चाह रहे हैं, देखना चाह रहे हैं कि क्या एजुकेशन है कैनेडियन एजुकेशन, वो कैसे उससे फ़ायदा हासिल कर सकते हैं, वो उसके ऊपर वो पढ़ें यहाँ आके, और फिर उसके बाद अपना यहाँ पे कनाडा में वर्क एक्सपीरियंस करके पढ़ें। तो ये सारी चीज़ें कनाडा ने अपने जो फॉरेनर्स हैं उनको प्रोवाइड की हुई हैं। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। तो ऐसा हो सकता है कि अगर कोई जैसे विजिट वीजा पे आए और उसको जैसे कि यू नो वंस यू कम टू सी द प्लेस, राइट, तो आपको भी लगता है कि ठीक है मैं फिर नो आई कैन गेट एन एडमिशन, एडमिशन लेकर के फिर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, मीनिंग न्यू वीजा, आई गेस दैट वुड बी अ न्यू वीजा, राइट, स्टूडेंट वीजा के लिए अप्लाई कर लें, एंड दैट कैन बी अनदर प्रोसेस टू गो टुवर्ड्स अ परमानेंट रेसिडेंसी। तो बेसिकली स्टूडेंट्स वीज़ा जो है वो एक डिफरेंट काइंड ऑफ वीज़ा है विजिट वीज़ा से। अगर आप विजिट करने आए हैं और आपको कोई प्रोग्राम किसी इंस्टीट्यूशन में अच्छा लगता है, तो अगर तो वो 6 मंथ से कम का है तो इट्स फाइन, यू कैन स्टडी दैट विदाउट अप्लाइंग स्टडी वीज़ा। ठीक है, ओह अगर 6 मंथ से कम का है तो आपको स्टडी वीज़ा अप्लाई किए बगैर आप वहाँ पे जॉब कर सकते हैं, सॉरी वहाँ पे स्टडी कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोग्राम के अंदर आपका कोऑप नहीं होना चाहिए। इट्स जस्ट लाइक योर थ्योरी वर्क, तो आप वो प्रोग्राम कर सकते हैं। हाँ, अगर आपका प्रोग्राम 1 साल से 6 मंथ से या 8 मंथ से बड़ा है और ये प्रोग्राम के अंदर कोऑप शामिल है, तो फिर आपको उसके लिए स्टडी परमिट चाहिए। और स्टडी परमिट के लिए कनाडा के अंदर ये है कि आप वो बाहर आउटसाइड कंट्री अप्लाई करें, तो फिर उसमें ज़्यादा चांसेस होते हैं। ओके। तो बिल्कुल। बिल्कुल नहीं, ये काफी इंटरेस्टिंग है और आई वुड लाइक टू नो कि अगर ऑडियंसेस के पास भी कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक, दे वांट टू आस्क अबाउट एनीथिंग स्पेसिफिक, तो प्लीज आप चैट यूज करें और यू कैन इवन रेज द हैंड ताकि हम यू नो वी कैन एड्रेस दोस। एक चीज उस्मान हर एक के जहन में आती है कि व्हाई शुड आई गो टू एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट, राइट?
व्हाट इज RCIC? थोड़ा आप एक्सप्लेन करेंगे कि ये सर्टिफिकेशन क्या है और इसकी वैल्यू क्या है? डेफिनेटली, जिस तरह आपको पता है कि कनाडा के अंदर हर एक चीज़ की अपनी सर्टिफिकेशन दी हुई है, और सर्टिफिकेशन इसलिए है कि वो सब पर्सन जो है उस चीज़ को इन डिटेल जानता है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिशियन की, प्लम्बर की, इवन HR की, ठीक है, हर एक चीज़ की सर्टिफिकेशन है। और वो इसलिए बनाए गए हैं कि वो पर्सन उस मतलब उस टॉपिक को इन डिटेल जानता है, और वो उसको डेली लाइफ में केसेस करता रहता है, इसलिए उसको ज़्यादा पता होता है। सिमिलरली, अगर किसी ने इमिग्रेशन के मतलब जानना है तो वो RCIC होते हैं जिनको पास वो आते हैं, और क्योंकि RCIC उन केसेस को रोज़ाना के बेसिस पे डील कर रहे होते हैं, तो हमें अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है। कोई अगर रूल चेंज हो गया है या कोई लॉ न्यू आया है, तो वो हमें अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है। वो हम फिर पर्सनस को या क्लाइंट्स को गाइड कर सकते हैं, क्योंकि क्लाइंट्स को हो सकता है कि कोई इन्फॉर्मेशन हो लेकिन कब चेंज हो जाए नहीं वो उनको ना पता हो, और अगर वो अप्लाई करें तो उस पर उनको रिजेक्शन भी हो सकती है, क्योंकि कैनेडियन ने तो अपने न्यू लॉस के ऊपर देखना होता है। तो यहाँ पे RCIC उनको बिल्कुल हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं, जो कि उनको प्रोसेस में सपोर्ट करें। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात की आपने, क्योंकि सही रूल्स वाकई चेंज होते रहते हैं। अभी जैसे कि हम थोड़े दिन पहले सुन रहे थे कि विजिट वीजा 200 प्लस डेज लग रहा है। फिर किस लाइक बहुत से लोग सोच देख के ही कह देंगे होगा नहीं हमारा, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो 80 डेज में भी हो रहा है। तो श्योर लाइक आप ऐसे रूल चेंजेस लाइक डू दे गेट कम्युनिकेटेड RCIC को पहले? आई गेस आप लोगों को ये because of your certification you are more in touch with any change that comes out and how that will impact anybody's eligibility. तो आप बिल्कुल उस आपके क्लाइंट को उससे आप बता सकते हैं ना कि वो कैसे फायदा उठाएं इससे। बिल्कुल, कोई भी न्यूज़ चेंज आती है रूल की, तो हमें उसकी नोटिफिकेशन या हमें उसकी इन्फॉर्मेशन आती है डिटेल के अंदर कि क्या न्यू चेंज हो रहा है। जिस तरह कि आपने अभी खुद बताया कि हमारे जो मिनिस्टर हैं उन्होंने बताया कि पाकिस्तान से स्पेशली जो वीज़ाज अप्लाई कर रहे थे विजिट वीज़ा के, पहले वो 800 प्लस टाइम था, लेकिन अब उन्होंने उसे कम करके 2 मंथ्स कर दिया। सो दैट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन, राइट। हम्म, लेकिन उसी जी तरह जी। अभी लेटेस्ट चेंज हुआ है कि जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स है फॉर एक्सप्रेस एंट्री, वो चेंज हो गई है। ओके। ठीक है, तो अब ये इन्फॉर्मेशन अभी किसी ने जो अप्लाई पहले कर रहा था उसने देख लिए थे वो फंड्स, उसके हिसाब से उसने अपने फंड्स रख के अप्लाई किया। लेकिन जब उन्होंने IRCC के पास डॉक्यूमेंट्स गए और उन्होंने फंड्स देखे, सो दैट इज़ नॉट अप टू द मार्क, तो उस पर्सन की रिफ्यूज़ल हो जाएगी फंड्स की बेसिस पे। ओके। तो हम क्योंकि हमारे पास क्योंकि अप टू डेट इन्फॉर्मेशन होती है, तो हम उनको बताते रहते हैं कि क्या चीज़ चाहिए, कौन से कितने फंड्स हो गए हैं या क्या चीज़ अप टू डेट है, तो वो फिर उनके लिए एक्सेप्टेंस के चांस ज़्यादा हो जाता है। जी। आई थिंक वी हैव अ क्वेश्चन, तो प्लीज गो अहेड। आप अनम्यूट कर लें अपने आप को। Okay. जी। Thank you very much, Shireen and Rafael, for organizing this, and thank you, Swan, for sharing the information. So, my name is Abdul Rahman, and I have two questions. Pehla to ye hai ki I'm on a closed work permit through intra-company transfer from my company, Pakistan. So, is there a way that I can shift to another employer if I get a good opportunity? But I know for the fact closed work permit, it won't be allowed. But is there any legal way to do that before I apply or get my PR? So that's question number one. I'll just keep it short. So the other question is how easy it is to transit from visit visa to a work permit, because it's a big investment for someone जो visit visa पे आ रहा है इस सोच के साथ कि उसने work में convert करना है, बट यहाँ के पता लगता है कि it will be a long process and stuff. तो उस पे जरा दो questions अगर आप बता दें. So thank you again. So अच्छा, one is इस how to convert a closed work permit, right? तो उसको पहले एड्रेस कर लेते हैं कि अगर उसको बेसिकली अगर आप क्लोज वर्क परमिट पे हैं तो आपको उसके ही एम्प्लॉयर के साथ काम करना होता है। इट्स डिफरेंट एज कम्पेयर टू द ओपन वर्क परमिट, जिसके अंदर आप अपने एम्प्लॉयर के साथ आप चेंज करना चाहें तो आप वो चेंज कर सकते हैं। क्लोज के अंदर यही होता है कि अगर आप इवन इंटर कंपनी ट्रांसफर पे भी आए हैं तो आप क्लोज के ऊपर ही आए हैं, तो आपने उसी एम्प्लॉयर के साथ रहना है, अनलेस के कुछ सर्टन सर्कमस्टांसिस होती हैं जिसकी बेसिस पे आप या तो ओपन वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर लेते हैं या फिर आपकी PR हो जाती है। उस बेसिस के ऊपर आप अपना एम्प्लॉयर चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू वर्क विद योर करंट एम्प्लॉयर। ठीक है, इसकी तो ये है। ड्यूरेशन, लाइक एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन होती है उसकी, या फिर क्लोज वर्क परमिट की, और इज जैसे As- PR जब कार्ड के अप्लाई करने के लिए, मतलब you have to be here like 2 years or so, right? So अगर क्लोज वर्क परमिट पे हैं, do they have to wait that time?
नहीं, उसके अंदर वेट नहीं करना पड़ता। आपने बेसिकली क्लोज वर्क परमिट मिलता है, वो इसीलिए मिलता है कि एक कंपनी ने एक एम्प्लॉयर को कहा है कि एक एम्प्लॉयर ने एक एम्प्लॉय का कहा है कि मुझे ये एम्प्लॉयर है चाहिए क्योंकि मेरे पास आके ये काम करेगा। तो कनेडियन गवर्नमेंट ने उसको अप्रूव कर दिया है। तो बेसिकली कि वो पर्सन जो है उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करता है। दैट इज़ वाई इट्स कॉल्ड अ क्लोज वर्क परमिट। ठीक है। अब वो अगर चेंज करना चाह रहे हैं अपना, कोई और उनको बेटर ऑप्शन मिल गया है या अपॉर्चुनिटी और कोई अच्छी आ गई है या उनको कोई और अच्छा किसी तरफ से ऑफर आ गई है, मूव करना चाह रहे हैं, तो वो पॉसिबल नहीं हो सकेगा ऐसे। ठीक है। Okay. उसके लिए बहुत सर्टन सर्कमस्टांसेस होते हैं जिनकी बेसिस पे वो अपना मूव कर सकते हैं, अदरवाइज वो उसी एम्प्लॉयर के साथ काम करेंगे अनलेस कि वो भी पीआर ना बन जाए। Okay. बिल्कुल। और इनका दूसरा क्वेश्चन था, how to convert, the process is very lengthy, right? So how to convert that from a visit visa to... अगर विजिट वीज़ा के ऊपर कोई पर्सन आया हुआ है तो वर्क पे कन्वर्ट करना चाह रहा है, तो उसके लिए प्रोसेस इट्स नॉट लेंथी अगर हम इसको टेक्निकली देखें। लेकिन क्योंकि जैसा मैंने पहले बताया कि विजिट पे जो पर्सन आया होता है वो कनाडा को देखने आया होता है, वो कनाडा को देख रहा होता है कि विजिट करना चाह रहा हूँ, कनाडा कैसा है, खूबसूरती है, वो ट्रैवल करना चाह रहा होता है। वर्क के अंदर आप एक डिफरेंट जाते हैं कि आप उसके अंदर जॉब करते हैं किसी भी फील्ड के अंदर अपनी रिलेटेड फील्ड से। तो अगर आप विजिट से वर्क के अंदर कन्वर्ट कराते हैं तो उसके लिए मुख्तलिफ सर्कमस्टांसेस होते हैं जो कि आपने पॉइंट्स होते हैं बल्कि जो कि आपने मीट करने पड़ते हैं। वंस यू डू दैट इट्स ईजियर टू कन्वर्ट फ्रॉम विजिट टू वर्क। ठीक है। ऑफ कोर्स ये इन्वेस्टमेंट होती है आपकी कि आपने इतना टाइम लगाया, आपने इतनी ज़्यादा जो लाइक आपने अपनी इन्वेस्टमेंट की है, बट इट्स ऑफ कोर्स यू हैव टू मीट सर्टेन क्राइटेरिया जो आपके लिए होता है सारा बेनिफिशियल। Any other questions? तो एक चीज और ये पूछनी थी मुझे आपसे, वो ये कि यू टॉक्ड अबाउट द बेनिफिट्स के आईसीआईसी के साथ एफिलिएशन का एक पर्टिकुलर बेनिफिट होता है ना, यू गेट नोटिफिकेशंस, आपको यू आर अप टू डेट ऑन क्या चेंजेस हो रही हैं, हाउ दे कैन इम्पैक्ट योर क्लाइंट्स एलिजिबिलिटी. So how can somebody verify कि I'm working with the right consultant? क्योंकि ये भी एक बहुत जरूरी है ना कि आपका केस सही बंदा हैंडल कर रहा हो, बिकॉज यू आर शेयरिंग सच अपनी इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन अपना अभी लिस्ट देखी जाए तो इस अ प्रीटी बिग लिस्ट, कि ये सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करने हैं लिटरली आपके शुरू से लेके फैमिली मेंबर्स हर एक की आप हर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे होते हैं इस बंदे को. सो putting a lot of trust in that immigration consultant. How do people determine they're working with the right person? बिल्कुल डेफिनेटली मैं शेयर करना चाहूँगा ये, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछ लिया। बहुत से कंसल्टेंट्स पाकिस्तान में बैठे हुए हैं जो कि आरसीआईसी नहीं है, बट स्टिल वो प्रोवाइड कर रहे हैं इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इमिग्रेशन टू कनाडा, कि जहाँ पे भी आपको वो इमिग्रेशन के लिए आपको बता देते हैं कि भाई ये चीज़ें पूरी कर लें, जो कि ठीक भी नहीं होती। लेकिन क्योंकि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे होते हैं उनसे, जैसे कि आपके अपने डॉक्यूमेंट्स हो गए, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, आपका पासपोर्ट हो गया, जो कि आपकी पर्सनल चीज़ें हैं वो शेयर हो रही होती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। सो आपको उसके लिए बहुत विजिलेंट होना चाहिए, बहुत अप टू डेट होना चाहिए कि जो भी पर्सन से आप ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हो वो पर्सन बिल्कुल लीगल है, वो पर्सन बिल्कुल कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से ऑथोराइज्ड है कि वो इमिग्रेशन के ऊपर आपको एडवाइस कर सके। उसके लिए तरीका ये है कि आपने उसके लिए हमारी जो वेबसाइट है CICC की कॉलेज की, आपने उसके ऊपर जाना है। मैं आपको इसका तरीकाकार बता देता हूँ, बहुत ही इसका सिंपल सा है। ये आपको मैंने अपनी स्क्रीन शेयर की है, इसके अंदर आपको आ रहा होगा नज़र। Usman, I think we can't see your screen. At least I can't. Yeah, I don't think we can. चलें आप ऐसे ही बता दें उस्मान. चले मैं आपको बता देता हूँ, उसके अंदर बेसिकली कॉलेज की जो है यहाँ पे आ रही है। ओके चलें, अब आ रही होगी आपको नज़र, आई बिलीव। जी जी. ठीक है। ये कॉलेज की वेबसाइट है जो कि एक कॉलेज ऑफ इमिग्रेशन एंड सिटीजनशिप कंसल्टेंट्स की है, जिसके अंदर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है किसी भी चीज़ के बारे में। अगर आपको कोई क्वेश्चन होता है कॉलेज से, वो आप इसके ऊपर जाके पता कर सकते हैं। अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है कॉलेज की तो आप ले सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी है, फाइंड एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट।
आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे नीचे आ रही होगी RCIC की अल्फाबेटिकल लिस्ट ऑफ RCIC लिस्ट बाय नेम। इट्स वेरी इजी कि अगर आपने किसी भी RCIC को सर्च करना है तो आपको यहाँ पर आ जाएगी। अब जिस तरह मेरा नाम किसी भी आप कंसल्टेंट के पास जाते हैं वो आपको अपना नाम बताएगा या अपना RCIC नंबर बताएगा, क्योंकि RCIC नंबर जो होता है वो हर एक पर्सन जो भी कैनेडियन गवर्नमेंट से ऑथराइज होता है उसको मिलता है, लाजमी मिलता है। तो जब आप किसी के पास जाएँ कंसल्टेशन के लिए उससे आप ये नंबर ज़रूर पूछें उससे कि आप उसका RCIC नंबर क्या है। तो जिस तरह मेरा RCIC नंबर है R707421। अगर सिर्फ नंबर डाल के मैं नीचे सर्च करूँगा तो वो नीचे मेरा दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे इसके एक्टिव लिखा आ जाएगा स्टेटस कि भाई ये एक्टिव है। सिमिलरली अगर आपके पास नंबर नहीं है उसका, ठीक है, तो अगर आपने जस्ट नाम बताया उसने और वो नाम से सर्च करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप उसका लास्ट और फर्स्ट नेम डालें। तो मेरा नाम लास्ट ताहिर है, मैंने जस्ट ताहिर लिख के अपना यहाँ पे सर्च किया लास्ट नेम, तो ताहिर के नाम से जो भी सारे हैं वो सारे आपको शो हो जाएंगे। तो जिस तरह ये मेरा है उस्मान ताहिर, ये वाला आ रहा है शो एक्टिव, तो ये सारे आपको हो जाएंगे। I mean, I think verification is very important in today's world. There is a lot of like identity theft and all. So ये सब चीजें बहुत जरूरी होती हैं to make sure you're working with the right person. We have another question. Ali, please go ahead and unmute yourself. What's your question? Yes, please go ahead. We can't hear you. चलिए जी, आप हमें आपकी आवाज नहीं आ रही अली, तो आप अपना Ali, you can type your Ali, if you have a Yeah. question, you can type it type it in the आप chat as well. डाल दें उसको जी। You're welcome. आपका क्वेश्चन भी आप लिख दें उधर अगर कोई है तो। वैसे बहुत इंफॉर्मेटिव सेशन है। वी आर ऑलमोस्ट आउट ऑफ टाइम, 2 मिनट हैं, तो अगर कोई क्वेश्चन है तो हम वो भी एड्रेस कर लेते हैं। Okay, Okay, so meanwhile, Ali. Okay, sorry. Yes. Go ahead. So just a question: what's the fee, a consultancy fee for any kind of case review? ओके, सो फी कंसल्टेशन जो है वो वेरी करती है केस टू केस। जिस तरह मैंने बताया पहले कि एक क्लाइंट की जो है प्रोफाइल वो कौन से प्रोग्राम के लिए सूटेबल है, ठीक है, वो हमें देख के उसके असेसमेंट करके पता लगता है। इसी तरह फ़ी भी उसकी प्रोफाइल के ऊपर जितना काम होना होता है उसके ऊपर ही वेरी डिपेंड करती है। जो सिंपल केसेस होते हैं उसके ऊपर ऑफ कोर्स देयर आर मेक्स टाइम इनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है हमारी एफर्ट की इन्वेस्टमेंट होती है वो कम होती है। लेकिन जो कॉम्प्लिकेटेड केसेस होता है, सेम वर्क वीज़ा का ही अगर हम बात कर लें तो वो जो है वो ज़्यादा होती है। तो इस तरह ये प्रोफाइल टू प्रोफाइल वेरी करती है, जो कि हमें इनिशियल कंसल्टेशन के बाद पता लगती है। और जो इनिशियल कंसल्टेशन है वो नॉर्मली जो 1 आवर की है वो $100 है, और जो 30 मिनट्स की है वो $75 है, वो जो वेबसाइट पे दी हुई है ऑलरेडी। वी विल बी आउट ऑफ टाइम, तो हमारा ये सेशन एंड हो रहा होगा। उस्मान, आप बता सकते हैं कि लोग आपको कैसे कांटेक्ट करें? तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कह रहे हैं कि जाहिर है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ केस कि वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है या इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड केस, यू हैव डिफरेंट फी स्ट्रक्चर्स। और एक इनिशियल कॉन्वर्सेशन जो कि वो आपके साथ बुक करेंगे कंसल्टेशन, उसमें आप उनको बता देंगे कि भाई किस टाइप का केस है, उसके लिए क्या मतलब क्या प्रोसेस होगा, क्या फी स्ट्रक्चर होगा। तो हाउ शुड पीपल रीच यू इफ यू कैन शेयर दैट इंफॉर्मेशन? श्योर, इसके अंदर जो है इंफॉर्मेशन वो मुझसे कर सकते हैं इसके ऊपर लिंक पे जाके। ये मेरी तमाम इंफॉर्मेशन दी गई है कि अगर मुझसे रब्ता करना चाह रहे हैं फ़ोन के ऊपर तो मुझसे फ़ोन पे रब्ता कर लें, मुझे ईमेल करना चाह रहे हैं अपने कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह, ये ईमेल कर लें। मेरी वेबसाइट का एड्रेस है जहाँ पे वो कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। कि अगर इन पर्सन करना चाह रहे हैं लेट से, तो उसकी भी ऑप्शन वेबसाइट के ऊपर दी गई है कि वो मेरे पास इन पर्सन भी कर सकते हैं। हमारा जो ट्विटर अकाउंट है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, सारी चीज़ें वो उसके ऊपर मेंशन की गई हैं और उसके ऊपर रेगुलर इन्फॉर्मेशन भी अपडेट होती है। एक और क्वेश्चन है, इफ वी हैव 1 मिनट, कि इज PETS नाउ कंसीडर्ड फॉर इमिग्रेशन?
This is from Faizan Rana. Sorry? Is it pets? Like, I'm not familiar with this term. Faizan, do you want to explain the question? Pets. Pets, if I'm not wrong. जी जी. Pets के बारे में बात हो रही है. First, like, just like IELTS. चलिए, I think we are out of time now. I think ये PTE टेस्ट की बात करें मेरा ख्याल है वो. अच्छा, okay. IELTS and all. PTE Okay. टेस्ट बिल्कुल अभी कैनेडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव कर दिया हुआ है कि वो इसका जो जनरल वर्जन है उसको एक्सेप्ट करेंगे, बट लेटर हाफ ऑफ और द एंड ऑफ दिस ईयर. ठीक है, उसके लिए अभी जो फर्दर इंफॉर्मेशन है वो अभी उन्होंने शेयर नहीं की, और ना ही अभी PTE का जनरल वर्जन आया है. जो अभी करंट वर्जन है PTE का वो सिर्फ एकेडमिक है और UKVI है. जो जनरल वर्जन है वो जब आएगा ऑटोमेटिकली तो हम वो भी आपसे शेयर कर लेंगे. All right, so thank you everybody. We are out of time. It was a short 30-minute session, and thank you a lot. Thanks a lot to Usman Tahir for sharing all of his insight. We will share the information that how to approach him. हम उसने alumni group में भी डाल देंगे, तो किसी को contact करना हो, you know where to reach him. Thank you all. Thank you everyone for joining. Thank you everyone. Thanks, Usman, for taking out the time. And Ubair, I know you had a question, so we'll share the number. Usman has shared your number with you. It's a WhatsApp number, so you can always reach out to him directly with that. Yes. Okay, thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Rafael, and thank you, Shireen. Welcome.